हम्म। हाँ बस इसको कनेक्ट करके दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर प्रवीण प्रताप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस क्लासेज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की आगाज होगी आज इस क्लासेज में। ये ऐप की भी क्लास है भाई, तो आप लोगों के बीच हम ऐप की क्लासेज भी साझा करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी है जो हम आपको सुनाना चाहेंगे। और पहले भी आप लोगों को पता होगा कि यानी कि 10 तारीख से जल्दी लॉन्चिंग वाली वीडियो आपके समक्ष आ जाएगी। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स है या आप भी अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और उनकी तैयारी को लेकर आप टेंशन में रहते हैं कि भाई कैसे होगी इंग्लिश की तैयारी, तो आप बेफिक्र रहिए। 10 तारीख से यूट्यूब पे क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है जो कि चैप्टर 1 से शुरू होगा और वो कंप्लीटली फ्री होगा। विदाउट एनी कॉस्ट वी विल प्रोवाइड ऑल द यूनिक कॉन्सेप्ट विद यू। तो इस बैच से कैसे जुड़े, तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करके रखना है। बस एक काम करना है कि चल रहे ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है ताकि आ रही इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्लासेस की जो पीडीएफ होगी वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। टेस्ट देने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इन सारी क्रियाओं के लिए आपको जो दिया गया नंबर ये वाला दिखाई दे रहा होगा या अगले पेज पे दिखाई देगा, उस पे आपको व्हाट्सएप करके सिर्फ बैच से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, बस काम खत्म। तो चलिए आज यही क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। आप लोग फटाफट से एक बार क्लासेस को शेयर कर दीजिए, ठीक है? 10 तारीख से क्रैश कोर्स के लिए वेट करते रहिए। चलिए आज जो हमारी क्लासेज है वो है पेपर पे भैया मैसेज करना है और ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है भाई? सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं भैया प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन की पहली क्लासेज है। तो प्रेपोजिशन की बात करें हम, अगर आप बात करेंगे भाई प्रेपोजिशन की, आप कहेंगे सर प्रेपोजिशन क्या होता है, तो बस आप धीरज बना के रखे, सब कुछ समझ में आएगा। प्रेपोजिशन में एक चीज आपको भाई दिखाई दे रहा होगा, अगर आप प्रेपोजिशन लिखे होंगे तो एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रीपोजिशन। प्री मतलब बिफोर, प्री मतलब भैया क्या हो जाता है बिफोर। और पोजीशन मतलब क्या हो जाता है भाई? स्थिति। यानी इसकी जो स्थिति होता है पहले होता है। किससे पहले होता है? किससे पहले होता है इसकी स्थिति भैया? तो नाउन और प्रोनाउन से पहले। किससे पहले? नाउन और प्रोनाउन से पहले इसकी स्थिति होती है। यानी प्रेपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। क्लासेज को एक बार शेयर कर दूं, बात समझिए। हम क्या बोले हैं, प्रेपोजिशन को जब आप ब्रेक करेंगे भैया, प्रेपोजिशन को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगा। पता क्या चलेगा सर? इसको अगर हम यहां से मिटा दे तो एक बात आपको पता चलेगा सर। आपको पता क्या चलेगा सर? ये देखिए, ये लिखा है, सॉरी एक मिनट, आपको दिखेगा ये प्री। प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब अगर बात करेंगे आप तो इसका मतलब होता है बिफोर। क्या होता है भाई? बिफोर। पोजीशन का मतलब क्या होता है भाई? स्थिति। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्थिति पाई जाती है भाई। चलिए भाई, तो स्थिति जो होता है इससे पहले होता है, यानी कि प्रेपोजिशन क्या है मेरे भाई? प्रेपोजिशन की स्थिति पहले होती है। अब सवाल उठता है किससे पहले होता है भाई? किससे पहले होता है? तो इसकी जो स्थिति होती है, यानी ये आपको मिलेगा वो नाउन या प्रोनाउन से पहले मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है भाई आपको? यानी प्रेपोजिशन की जो स्थिति है वो पहले होगी। किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले। प्रेपोजिशन के बारे में अगर हम जाने भाई कि प्रेपोजिशन क्या होता है तो समझिए। हम पहली बात हम आपको बता रहे हैं क्या है भाई। तो इट इज अ वर्ड, ये क्या होता है? एक वर्ड होता है विच शोज रिलेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट
with other part of the sentence। समझिएगा बात भाई को, भाई एक एक चीज आपके दिमाग तक हम डालने का काम करेंगे। क्या लिखा है, यह एक वर्ड होता है। प्रेपोजिशन कोई पूछेगा, पहली बात तो प्रेपोजिशन के बारे में आपको क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशन का जो पोजीशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है। क्लियर है भाई, यानी नाउन प्रोनाउन उससे पहले प्रेपोजिशन। दूसरी बात, डेफिनेशन जाने की, प्रेपोजिशन क्या होता है, एक वर्ड होता है जो क्या दिखाता है, रिलेशन शो करता है। किसकी रिलेशन शो करता है, अपनी रिलेशन शो करता है अपने ऑब्जेक्ट का। और किसके साथ भैया, अदर पार्ट, यानी कि अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस का जो शेष पार्ट होगा उसका, और सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, मान के चलिए यहां से यहां सेंटेंस है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। क्या करे भाई, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ अदर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है, अदर यहाँ क्या है भाई, तो यहाँ है अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इस दोनों को भाई अगर आप गौर से एक बात करेंगे, इस दोनों को अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस और इस ऑब्जेक्ट को जो मेरे भाई कनेक्ट करने का काम करेंगे, वो कौन करेंगे भाई, वो करेंगे आपका प्रेपोजिशन। वो कौन करेंगे भाई, प्रेपोजिशन। यानी कि इस दोनों में मेरे भाई जो आपको रिलेशन दिखाने का काम करेंगे, कौन करेंगे भाई, यानी कि इस सेंटेंस के इस पार्ट में और ऑब्जेक्ट में क्या संबंध है, ये बात आपको कौन बताएगा, तो यही प्रेपोजिशन बताएगा। ये चीज हमें डेफिनेशन से पता, स्पष्ट पता चल रही है भाई। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब यहाँ तक क्लियर है भाई, तो प्रेपोजिशन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन के इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे इसके काइंड्स की ओर। यानी प्रेपोजिशन के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक अगर भाई आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, यहां तक कोई भी दिक्कत है मेरे भाई आपको तो बता सकते हैं आप लोग। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन के काइंड्स के बारे में। हालांकि कई है लेकिन मेनली तौर पे आपको 4 काइंड्स मिलेंगे, जिसमें पहला हम आपको बता रहे हैं सिंपल प्रेपोजिशन। देखिए अब सिंपल प्रेपोजिशन किसको कहते हैं भाई, जो एक वर्ड वाले प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, बाय, विद। ठीक है, ऐसे प्रेपोजिशन को जो एक ही वर्ड से बना है उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेपोजिशन। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, अगर दिक्कत है और मजा आ रही है, नहीं दिक्कत है मजा आ रही है भाई, तो क्लासेज को आप शेयर करते रहे, ठीक है भाई। चलिए अब दूसरा जो प्रेपोजिशन होता है, दूसरा हम जानेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन। क्या है भाई, यानी कंपाउंड देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें दो का बात हो। जैसे हम बात करेंगे ऑन टू, इन टू, अपॉन, अक्रॉस। ठीक है भाई, इस प्रकार के जो प्रेपोजिशन है उसको हम करने का काम करेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन। पहला हो गया सिंपल प्रेपोजिशन, दूसरा हो गया आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन। कोई दिक्कत है भाई यहां तक तो आप बता दीजिए भाई। और तीसरी हम बात करेंगे आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। अगर भाई सब लोगों को क्लासेज अच्छा लग रही है तो आप क्लासेज को भाई शेयर करिए, आपके पास जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। चलिए अगर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन की बात करेंगे तो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हम उसको बोलते हैं जो प्रेपोजिशन इंस विद आईएनजी होता है, यानी आईएनजी से खत्म हो भाई। ऐसा प्रेपोजिशन जो आईएनजी से खत्म हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भाई, जैसे ड्यूरिंग, considering,
आगे हम बात करेंगे भाई फॉलोइंग, ये ऐसे प्रेपोजिशन जो भैया आईएनजी से खत्म हो जाते हैं उसे हम कहने का काम करते हैं बेसिकली पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। क्लियर है भाई, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जैसे रिगार्डिंग, पेंडिंग, ये सारे प्रेपोजिशन। कोई दिक्कत नहीं आई थिंक यहां तक। चलिए अब हम आगे चलेंगे भैया, चौथा नंबर जो प्रेपोजिशन है उसको हम बोलते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। फ्रेज प्रेपोजिशन की बात करेंगे भाई तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं। जैसे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू, विद द व्यू टू, ठीक है भाई। जैसे हम बात करेंगे ओइंग टू, इसमें हम बात करेंगे भाई लुक फॉरवर्ड टू, इन फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ। ऐसे प्रेपोजिशन जो दो या दो से अधिक वर्ड से बने हो उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहने का काम करेंगे फ्रेज प्रेपोजिशन। जैसे देख लीजिए अकॉर्डिंग टू, विद द व्यू टू, ओइंग टू, लुक फॉरवर्ड टू, इन फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ, ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशन है। तो भैया हम यहाँ तक आज किए हैं, क्या पढ़े हम अभी, प्रेपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले प्रेपोजिशन को ब्रेक करके हम समझने का काम किए कि प्रेपोजिशन को कैसे ब्रेक करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया प्रेपोजिशन का मतलब। तो हमने अच्छे से समझने का काम किया भाई। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्या काम किए कि प्री मतलब होता है बिफोर, पोजीशन मतलब स्थिति। अब किससे पहले का बात हो रहा है तो नाउन या प्रोनाउन से पहले की बात हो रहा है। अब आगे जानेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। यह एक वर्ड होता है जो रिलेशन बताता है अपने ऑब्जेक्ट का, किसके साथ, तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ। यानी सेंटेंस का दूसरा पार्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, इस दोनों को जो कनेक्शन बनाएगा, जो संबंध बताएगा, उसी को हम क्या कहेंगे प्रेपोजिशन। फिर आए इसके टाइप पे, सिंपल प्रेपोजिशन जो एक वर्ड वाले प्रेपोजिशन होते हैं, फिर आए डबल प्रेपोजिशन, फिर आए आपका पार्टिसिपल जो आईएनजी से खत्म होते हैं, और चौथा और लास्ट जो था आपका फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक है भाई। चलिए अब यहां तक सब कुछ ठीक रहा है तो अब हम मेन बात जानेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। मेन बात या ऐसे समझ जाइए, कॉन्सेप्ट पहला। कॉन्सेप्ट पहला क्या कहता है सो समझिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन होगा तो वो अपने बाद क्या लेती है भाई, अपने बाद लेने का काम करती है ऑब्जेक्टिव केस। क्या लेती है भाई, ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि अगर आपको कहीं पे प्रेपोजिशन दिखे तो प्रेपोजिशन के बाद मेरे भाई आपको क्या चुनना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अगर ये नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे छोटा सा लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं सब्जेक्ट और यहाँ लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस बोले तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा भाई, घबराना नहीं। जैसे हो गया आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, ठीक है, कोई नाम रहेगा। चलिए अब आई की बात करेंगे हम भैया तो आई का हो जाएगा आपका मी, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू, सी का हो जाएगा हर, ही का हो जाएगा हिम, इट का रहेगा इट ही, और दे का रहेगा आपका देव।
इतना तक बात समझ में आ गया। ये बात बेसिक सी बातें हैं, आपको पहले से भी पता होगी, ठीक है भाई, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस होंगे तब। ये रहा प्रेपोजिशन की सबसे पहली बात। अभी कॉन्सेप्ट रहा कि भैया प्रेपोजिशन के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या लोचा है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लोचा आपके सामने हम रख दिए। अब जैसे हम क्वेश्चंस लिखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, distributed the money between I and C। दूसरा है C came and sat beside beside I। तीसरा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, रिया बाउट अपॉन 4 हे। चौथा, I know everything about दे। पांचवा है behind I he is मोहन। हम भैया आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे, 5 क्वेश्चन के सहारे हम आपके अंदर आपकी समक्ष इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिलीवर करने का काम करेंगे। यानी इस पांचों क्वेश्चन के सहारे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि भैया प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का लोचा क्या है आपके सामने रखा है, आप अच्छे से एक बार नजर दौड़ा लीजिए और समझ जाइए। पहली बात, प्रेपोजिशन क्या होता है हम पहले पढ़ेंगे, सेंटेंस में जैसे जैसे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि भैया प्रेपोजिशन है। देखिए ये क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है भाई बांटना। क्या बांटा, मनी बांटा, रुपया बांटा। किसके किसके बीच रुपया बांटा, तो बिटवीन मतलब बीच में, और बिटवीन भैया एक आपको हम बता दें प्रेपोजिशन होता है। तो पैसा बांटने का जो काम हुआ वो हुआ आई के साथ, और किसके साथ भाई, सी के साथ। यानी आई और सी में पैसा बांट दिया। अगर 10 रुपये था तो आई और सी में मिला के दोनों को पैसा बांट देने का काम कर दिया गया। अब यहाँ से आप क्या समझे कि भैया अगर सर बिटवीन प्रेपोजिशन है तो आप क्या बोले हैं, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा भाई, तो हम बोले हैं प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आप कहेंगे सर एक बात बताएं, हम बोले हाँ, तो आई के बगल में यहाँ पे, सॉरी बिटवीन के बगल में यहाँ पे क्या लिखा है, आप कहेंगे आई, और आई के बगल में यहाँ क्या लिखा है, सी। जबकि बिटवीन तो सर प्रेपोजिशन है, और उसके बगल में लिखा है आई और क्या लिखा है, सी। इसका मतलब ये दोनों का दोनों तो सर सब्जेक्टिव केस है। बोले हाँ भाई, तो सर पहली बात तो इस आई को काट के आपको क्या करना पड़ेगा, मी, और इस सी को काट के आपको क्या करना पड़ेगा, हर। यानी कि सर हमें ये बात समझ में आई कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन लिखा हो तो प्रेपोजिशन के जो बगल होगा, यानी प्रेपोजिशन के जो बाद की बात करेंगे हम क्या लिखने का काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए आई को काट के मी और सी को काट के हम हर किए। यहाँ तक हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए जब सब कुछ आपके सामने रखा हो। हम इसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे भाई। दूसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, सी केम एंड, वह आई और बैठ गई, सेट मतलब बैठना, बिसाइड मतलब बगल में होता है, ए भी एक प्रकार का प्रीपोजिशन होता है। वो आई और बैठ गई कहा, मेरे बगल में। अब मेरे बगल में बैठ गई भाई, तो प्रीपोजिशन के बाद हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, आई को काटना पड़ेगा क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस होता है। तो आई के बदले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, आप कहेंगे सर आई के बदले आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से भैया हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बात करेंगे भाई हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है सो समझिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है रिया बाउट, रिया खरीदी, क्या खरीदी भाई, रिया क्या खरीदी, तो रिया खरीदने का काम की एक फोन, क्या खरीदने का काम की भाई, एक फोन। और एक जो फोन खरीदी वो किसके लिए खरीदी, तो लिखा है फॉर ही।
आप गौर से देखेंगे जो ये जो फोर लिखा है, फोर अपने आप में क्या है भाई, एक प्रेपोजिशन है। और अगर फोर मेरे भाई एक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आना है, प्रेपोजिशन के बाद आना है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, ही, और ही होता क्या है, सब्जेक्ट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही। इज दैट क्लियर भाई? चलिए इसी तरीके से मूव करेंगे, कोई परेशानी होगा तो भाई आप लोग बताते रहेंगे। यहाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा और आ रहा है तो फिर समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। लिखा आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। अबाउट मतलब होता है बारे में, के बारे में, तो इसका मतलब अबाउट क्या हुआ, एक प्रेपोजिशन हुआ। किसके बारे में भाई आप सब कुछ जानते हैं, उन लोगों के बारे में, तो उन लोगों का इंग्लिश दे है, लेकिन हमें दे नहीं चाहिए, हमें चाहिए वहां पे क्या भाई, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें दे को कट करके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बीरू, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है भाई। चलिए नंबर 5वां लिखा बिहाइंड आई हिज मोहन, मेरे पीछे जो खड़ा है वो मोहन है। तो बिहाइंड अपने आप में भैया एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी कि बिहाइंड मी ही इज मोहन। क्लियर है भाई? यहां तक एक बार बता दो। कोई दिक्कत है? चलिए भाई, हमें नहीं लगता है यहाँ तक, नो सर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं फिर कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा पे, इसी का पैरेलल है भाई, एक मिनट। हाँ चलिए ठीक है, इसी का पैरेलल है, हम इसी के पैरेलल की ओर कहानी ले चलेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, इसी के पैरेलल हम कहानी ले चलेंगे भाई। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा क्या समझे भाई, कि भैया प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या मिल जाता है, क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। अब एक बात आप समझिएगा, कभी कभी क्या होगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो सही है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो सही है, लेकिन एक बात आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमेशा पे यहाँ पे नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा रहेगा। कभी कभी क्या कर देगा भाई, प्रेपोजिशन के बाद नाउन और ऑब्जेक्ट जो होता है भैया, दो ही चीज होता है। एक बात आप जनरेट करके माइंड में रख लीजिएगा, या तो नाउन होगा या नहीं तो मेरे भाई प्रोनाउन होगा, यानी यही दो चीज आपको ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है। अब मान के चलिए हम आपको बोल रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद कहीं पे आपको अगर वर्ब लिखा मिल जाए, तो अगर प्रेपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस ना देकर प्रेपोजिशन के बाद आपको दे दे वर्ब, तब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर देखिए हमें इतना पता है कि प्रेपोजिशन के बाद आप बोले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और एक जानकारी आपको बता दे कि ऑब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है इस दुनिया में, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब पहली बात, आप तो सर घुमा रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस न देकर आपको दे देगा वर्ब, तब हम क्या करेंगे तो समझिए, इस वर्ब को भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे? तो वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, वर्ब को बनाया जाता है, वर्ब्स को प्रोनाउन बनाने का कोई तरीका नहीं है। वर्ब को बनाएंगे हम नाउन, जिसका नाम क्या होगा, वर्बल नाउन। क्या नाम होगा भाई उसका, वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन भाई दो प्रकार के होते हैं, जो पहला प्रकार है उसका, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। और दूसरा प्रकार जो होता है भाई जेरंड। पहला प्रकार जो होता है भाई इन्फिनिटिव, और दूसरा प्रकार जो होता है भाई क्या होता है, जेरंड। अब अगर हम बात करेंगे भैया इन्फिनिटिव का, तो याद रखेंगे आप हमेशा, इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस में V1। इन्फिनिटिव क्या होता है भाई, तो इन्फिनिटिव आप हमेशा याद रखेंगे 2 प्लस में V1। लेकिन अगर जेरंड की बात करेंगे भाई हम, तो जेरंड होता है V1 प्लस में ING, यानी वर्ब की पहली फॉर्म में अगर आप ING लगा देते हैं तो उसका नाम हो जाता है जेरंड।
ठीक है भाई, उसका नाम क्या हो जाता है भाई, जेरंड हो जाता है। आप पहली बात यहां समझ जाइए, यानी मोट मोट भाषा में आप यहां ये समझिए, मोट भाषा में आप ये समझिए, आपको मोटा मोटा भाषा दे देते हैं, मोटा मोटा भाषा दे देते हैं कि अगर प्रेपोजिशन के रूप में आपको दिखाई देता है भैया टू, क्या दिखाई दिया टू, ठीक है, तो आप इसके बाद हमेशा क्या लगाएंगे भैया, V1। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, ये जो होगा आपका जनरली होगा, सामान्यतः होगा, हमेशा नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, तो सर ऐसे कैसे होगा, और अगर इस टू के जगह पे अगर आपको कोई भी दिखाई दे मेरे भाई अदर प्रेपोजिशन, क्या दिखाई दे, अदर प्रेपोजिशन, गौर से देखिए, अगर इस टू के जगह पर टू नहीं भाई, टू के जगह पे दिखाई दे अदर प्रेपोजिशन, तो इसके बाद आप लगाने का काम करेंगे क्या भैया, आईएनजी वाला रूप, वर्ब का आईएनजी वाला रूप। कंफर्म है भाई। चलिए, अब कुछ क्या होता है, स्पेशल केस होता है भाई, कुछ क्या होता है मेरे भाई, स्पेशल केस होता है, जैसे एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, उसके बाद हम अगर बात करें तो लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको विद द व्यू टू, और उसके बाद अगर हम बात करें भाई और ऐसी अगर आपको कुछ सेट्स मिल जाए जिसमें अगर आपको दिखाई दे टू, तो याद रखेंगे इसके बाद हम भैया वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग कतई नहीं करके इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं V1 प्लस में आईएनजी, V1 प्लस में आईएनजी, यानी ये स्पेशल केस है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को और हम क्लियर करने का काम करेंगे, एक बार और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिए। हम पहले क्या बताएं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ये अच्छे से डिस्कस हुआ है। अब क्या है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चुनने के लिए नहीं देगा, कभी कभी वर्ब दे देगा। अब वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपके पास है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं। वर्ब, अब क्या बताएं, ऑब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो हमको भैया क्या है, वर्ब को या तो नाउन बनाना पड़ेगा या तो प्रोनाउन, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लिखा है तो प्रीपोजिशन के बाद पहला नियम क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो हमको इसको वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। लेकिन आप कहे क्या सर, वर्ब से तो प्रोनाउन बनना पॉसिबल ही नहीं है, वर्ब से प्रोनाउन बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो क्या हो गया भाई, क्या थे हम, कहां तक थे, यहाँ। तो भैया वर्बल नाउन बनाना पड़ेगा, वर्बल नाउन या तो होगा इन्फिनिटिव या नहीं तो क्या होगा मेरे भाई, जेरंड होगा। अब इन्फिनिटिव कैसे बनाएंगे, टू प्लस V1 या जेरंड। आप कंडीशन है भैया टू के बाद आपको V1 दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो समझ जाइए टू के बाद V1 लगाएंगे, लेकिन जनरली लगाएंगे, जनरल केस में लाएंगे। लेकिन अदर प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे। लेकिन याद रखेंगे कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई। चलिए, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे भाई कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे हम, जैसे लिखेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे हम,
देखिए 3 क्वेश्चंस लिखे हम और 3 क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा सब कुछ भाई। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप इस पे ध्यान देके रखेंगे। चलिए भाई, टू गैम्बल और डी नंबर हो गया आपका भाई गैम्बल। बस आप लोग आंसर ड्रॉप करेंगे भैया, अपना अपना आंसर ड्रॉप करेंगे। देखिए 3 क्वेश्चन से तीनों में 3 प्रकार का कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग गौर से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। लिखा है सी केम हियर फॉर। अब फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। हम क्या बोले हैं भैया, गौर से यहाँ देखिए, हम बोले हैं जनरल केस में आपको कि भैया अगर टू दिखाई दे तो टू के बाद क्या लेंगे आप? वर्ब की पहली फॉर्म। और टू को छोड़कर कोई भी दूसरा प्रेपोजिशन हो तो दूसरा प्रेपोजिशन के लिए हम क्या लगाएंगे? हमेशा भाई आईएनजी लगाने का काम करेंगे। यानी टू होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म, टू नहीं होगा सर तो आईएनजी लगाएंगे। अब क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन के तौर पे टू लिखा है? आप कहेंगे कतई नहीं सर, यहाँ पे तो फोर लिखा है। अब फोर लिखा है तो वही बात हो गया, अदर प्रेपोजिशन होगा तो आईएनजी लगा देंगे। हम क्या करेंगे भाई, ये अदर प्रेपोजिशन है तो हमको टू वाला नहीं चाहिए, ना डायरेक्ट V1 चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन पे आइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताएंगे। द ट्रेन इज अबाउट टू। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई? टू आ गया। अब जैसे ही मेरे भाई टू आ गया तो हम क्या बोले हैं? अगर टू आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? वर्ब की पहली फॉर्म। तो वर्ब की पहली फॉर्म हमारा यही है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ना ए होगा आंसर, ना सी होगा आंसर और ना डी होगा आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब आगे आएंगे नंबर तीसरा। नंबर तीसरा को गौर से देखेंगे, लिखा है सी इज एडिक्टेड टू। वो एडिक्टेड है क्या चीज को? आप देखिए वही बात हो गया, एडिक्टेड आ गया। ये तो स्पेशल केस वाला है सर, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू, इन ऑर्डर टू, इन एडिशन टू। ये क्या है सर? ये तो स्पेशल केस वाला है। ये टू अकेले नहीं आया है, टू इसी के साथ है, तो ये तो सर स्पेशल हो गया। स्पेशल हो गया तो इसके बाद हमको क्या लगाना है? V1 प्लस आईएनजी। तो V1 प्लस आईएनजी ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, हम सेशन को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा हो गया है। अब हम बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा समझिए भाई। पहली बात भैया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दो जगह आता है। एक जगह आता है वर्ब के बाद और एक जगह आता है प्रेपोजिशन के बाद। दो जगह ऑब्जेक्ट आता है पूरे ग्रामर में, एक आता है वर्ब के बाद और एक आता है प्रेपोजिशन के बाद। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आती है उस ऑब्जेक्ट का नाम है वर्बल ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद प्रयोग होती है उसे हम वर्बल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपका प्रेपोजिशन के बाद प्रयोग होता है उसे हम जानने का काम करते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कौन सा जानते हैं भाई? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया भाई? सभी को गुड इवनिंग भाई।
दो तरीके का ऑब्जेक्ट हमारे पूरे ग्रामर में हमको मिलता है। पहला मिलता है वर्ब के बाद, तो वर्ब के बाद अगर मिलता है तो क्या हो जाएगा भाई, उसको हम कहेंगे वर्बल ऑब्जेक्ट। और ऐसा प्रेपोजिशन, सॉरी ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद मिले उसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है सो देखिए, इसमें जो मेरे भाई कॉन्सेप्ट काम करता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताएं कि देखिए भाई एक प्रेपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। हम आप बोले हाँ सर, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, आप बताएंगे सर इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। आप कहें हाँ सर बिल्कुल सर, आप तो यही बताए ना कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है सर, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अच्छा सर इस ऑब्जेक्टिव केस का नाम क्या है सर, इस ऑब्जेक्टिव केस को कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन सर अगर इस प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ अगर हम जाने तब, यानी प्रेपोजिशन को भी जाने और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ जाने, तो इस दोनों को हम क्या कहेंगे भाई, इस दोनों को हम कहने का काम करेंगे इसका नाम है मेरे भाई प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या नाम है भाई, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट को एक साथ आप अगर जानने का नाम करेंगे, एक साथ आप अगर जानने का नाम करेंगे तो इसका नाम मेरे भाई होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या होता है भाई, आप लोग बताएंगे फटाफट से भाई, फटाफट से कमेंट में भाई बताते रहे तभी होगा भाई। ये बहु अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है, बहुआ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बताएं हम कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट करेंगे भाई, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन इस प्रेपोजिशन और इस ऑब्जेक्ट को दोनों को मिला के बात करें हम, तो इसको हम क्या नाम देंगे भाई, प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या नाम देंगे भाई, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब बात है भैया प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये कितने तरीके से काम करती है, तो ये दो तरीके से काम करती है। पहला भैया ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है भाई, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और दूसरा मेरे भाई ये एडवर्ब की तरह काम करता है। पहला किसके तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह, और दूसरा किसके तरह काम करता है भाई, एडवर्ब की तरह। एडजेक्टिव की तरह काम कब करेगा, जब ये सेंटेंस में नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता बतलाएगा, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा, नाउन और प्रोनाउन के बदले नाउन या प्रोनाउन को बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तब यह एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। लेकिन जब मेरे भाई ये वर्ब के लिए, जब मेरे भाई ये एडजेक्टिव के लिए, या जब मेरे भाई ये अनदर एडवर्ब के लिए, क्या भाई अनदर एडवर्ब के लिए मेरे भाई ये काम करेगा, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि तब वो सेंटेंस में किस तरीके से काम कर रहा होता है, तो एडवर्ब की तरीके से काम कर रहा होता है। इज दैट क्लियर भाई, बहुत बढ़िया प्रेपोजिशनल फ्रेज भाई। ठीक है, एक बात आप लोग समझ जाइए भाई, लिखा है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, इस ऑब्जेक्ट की सिर्फ बात करेंगे तो इसको कहेंगे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेपोजिशन और इस ऑब्जेक्ट दोनों को मिला के बात करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज दो तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पर और दूसरा एडवर्ब के तौर पर। अगर एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, लेकिन अगर ये एडवर्ब की तरह काम करेगा तो वर्ब एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब के बारे में बताएगा। आगे बढ़े भाई हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, 4-5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन में हम बात करेंगे भैया किस तरीके से प्रेपोजिशनल फ्रेज काम कर रही है। ठीक है, हम देखेंगे पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। लिखा है देखिए, द बॉय विद द ब्लू आइज इज माई स्टूडेंट। आप गौर से देखेंगे तो विद क्या है, प्रेपोजिशन है, और विद के बाद जो ब्लू आइज लिखा है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है भाई, विद क्या है, प्रेपोजिशन है, और विद के बाद जो ब्लू आइज लिखा है क्या है मेरे भाई, ये आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और इस दोनों को अगर हम बात करें, इस दोनों को अगर हम बात करें, इस विद का और इस ब्लू आइज का, तो एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक दोनों इकट्ठा होकर प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम करेगा। इतना बात क्लियर है भाई, ये दोनों भी इकट्ठा होकर कैसे काम करेगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह काम करेगा। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह काम करेगा तब हम एक बात देख लेते हैं। अब एक बात हम देख लेते हैं कि भैया ये किसके बारे में बता रहा है। अब ये किसके बारे में बता रहा है, इसके लिए हम एक बार सेंटेंस को पढ़ते। लिखा है, द बॉय विद ब्लू आइज इज माई स्टूडेंट, यानी वो जो लड़का है ना नीली आंखों वाला, वो मेरा विद्यार्थी है। हम क्या बोल रहे हैं, द बॉय विद द ब्लू आइज इज माई स्टूडेंट। इसका मतलब वो जो लड़का है ना नीली नीली आंखों वाले, वो मेरा क्या है भाई, विद्यार्थी है। वो मेरा क्या है भाई, विद्यार्थी है। इसका मतलब ये जो बातें बताया जा रहा है इसी लड़का के बारे में बताया जा रहा है। सब आदमी इस बात से संभव है, सब आदमी इस बात से अग्री करते हैं, इस बात से सहमत है कि ये जो विद द ब्लू आइज इसी लड़का के बारे में बताया जा रहा है। इट्स डेट क्लियर। अरे भाई बताओ जल्दी, समझ में आ रहा है क्या भाई? सब आदमी क्या सहमत है इस बात से कि भैया ये जो बात लिखा गया है इसी लड़का के लिए लिखा गया है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमारे सहमत होने ना होने से क्या होता, लिखा गया तो लिखा गया। अब ये बात अगर इसके लिए लिखा गया है तो बॉय क्या होता है भाई, नाउन होता है। अगर बॉय नाउन होता, वैसे भी नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा रहता, आर्टिकल लिखा रहता, इसका मतलब ये नाउन है। इसका मतलब क्या समझे, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है किसके लिए प्रयोग हुआ भाई, नाउन के लिए, यानी नाउन के बारे में बताया। ए बाबू लोगन अभी तेरे को बता के आए हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा ए भाई, ए भाई वो क्या कहलाएगा भाई, एडजेक्टिव कहलाएगा। बताओ भाई क्या कहलाएगा भाई, हाँ सर, हाँ सर, वो क्या कहलाएगा मेरे राजा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये काम कर रहा है, ये किस तरीके से काम कर रहा है भाई शेर, बताओ मेरे शेर। तो आप कहेंगे सर ये एडजेक्टिव की तरह तरीके से काम कर रहा है। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी मुंचुन बाबू को दिक्कत है भाई तो हमें बताएंगे, हमें नहीं लगता दिक्कत है। हम समझ गए विद द ब्लू आइज इसी छौरा के लिए लिखा था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नखो बाबू। आगे आते हैं हम, नंबर दूसरा पे बात करेंगे हम बाबू, नंबर दूसरा पे बात करेंगे। लिखा है, द बॉय मैरिड अ गर्ल विद द ब्लू आइज। ये जो लड़का है ना शादी किया, किससे शादी किया, अब पढ़िए गौर से। द बॉय मैरिड अ गर्ल विद, ये क्या है भाई, आप कहेंगे सर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये जो नीली नीली आंखों जो लिखा है ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। अब इस दोनों की अगर हम मिला के बात करें, इकट्ठा बात करें, तो इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम कर रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरीके से काम कर रहा है भाई। ये किस तरीके से काम कर रहा है भाई, क्योंकि हम अभी आपको बता के आए हैं कि अगर प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट को एक साथ मिला के काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन है ये ऑब्जेक्ट है, दोनों मिला के क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई? अब हमको बस ये चेक करना है ये यूज किसके लिए हुआ है। तो एक बार हम फिर से शुरू से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, मिल जाएगा। लिखा है, द बॉय मैरिड अ गर्ल, एक लड़का ने एक लड़की से शादी किया, तो भाई लड़की से न शादी करेगा, बताओ। लड़की से शादी किया, वो लड़की का क्या था, नीली नीली आंखें थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एडजेक्टिव लिखा, ये जो विद द ब्लू आइज लिखा है इसी लड़की के लिए लिखा है। ठीक है भाई, इसी लड़की के लिए लिखा है, इसी लड़की के लिए लिखा है। और अगर इसी लड़की के लिए लिखा है तो फिर से ये लड़की क्या है मेरे भाई, फिर से अगर ये लड़की आपको दिखाई दे रहा है नाउन है, और नाउन है मेरे भाई, तो किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। हमें नहीं लगता है कहीं पे आप
लोगों को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता हो रहा होगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा मेरे भाई। नंबर तीसरा आ रहे हैं, द बॉय किल्ड अ लायन विद द गन। अब ये विद क्या है मेरे भाई? आप कहेंगे सर इतनी सी बात पूछ रहे हैं आप हमसे, हमें शर्म आवत है बताने में, ये प्रेपोजिशन है। तो आप कहेंगे सर एक बात आपको बता दें, बोले हाँ, ये जो ये गन लिखा है प्रेपोजिशन के बाद लिखा है, इसका मतलब सर ये ऑब्जेक्ट है। और एक बात और बता दे गुरुजी आपको, ये जो आप डब्बा में घेर दिए है ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। और अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज इस सेंटेंस में किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये बताएगा कि किसके लिए वो आया है। कि जो लड़का है ना, मारा है, किसको मारा है? लाइन को मारा है। और लाइन को क्या चीज से मारा है? इस लाइन को क्या चीज से मारा है? तो एक गन से मारा है। गन बोले तो टिस्क्याओ, बंदूक से मारा है। लाइन भी हमारा क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब नाउन को मारने के लिए प्रयोग किया है, तो इसका मतलब ही एडजेक्टिव की तरह काम करता है। चलिए अब आगे चलेंगे हम। नंबर चौथा बोल रहा है, द गर्ल इन द मिडिल इज राधिका। ये जो लड़की है ना, आप समझिए बात, अब गौर से देखेंगे, द गर्ल इन क्या है आपका? आप कहेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा है? द मिडिल। तो इसका मतलब इन और द, इसका मतलब इन और द की बात करेंगे हम भाई, तो ये क्या है मेरे भाई हमारा? ये प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अभी किस तरीके से काम कर रहा है सो समझिए। बोल रहा है, मान के चलिए 3 ठो लड़की है, 3 ठो लड़की है मेरे भाई। अब 3 ठो लड़की है, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि द गर्ल इन द मिडिल इज राधिका, यानी जो 3 लड़की है ना, और जो बीच में जो लड़की खड़ी है ना, वही लड़की क्या है? राधिका है। यानी ये जो सारी बात लिखा गया इस लड़की के लिए लिखा गया है। और लड़की क्या है मेरे भाई? नाउन है। और नाउन है, नाउन के लिए आया है, तो यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहा है? तो आप कहेंगे सर अगेन एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है भाई, अगेन वो किस तरीके से काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। चलिए हम आएंगे 5वां नंबर कहानी पे। लिखा है शी वॉज स्टैंडिंग इन द मिडिल। अब क्या है कि कोई लड़की है, वो बीच में खड़ी है। गौर से देखेंगे, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो किस तरीके से काम कर रहा है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तरीके से। लेकिन ये देखेंगे हम, ये मिडिल में क्या कर रहा है? मिडिल में लड़की के बारे में बता रहा था, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो मिडिल में खड़ी है। क्या है भाई? खड़ी है मिडिल में, बीच में जाके क्या है भाई? खड़ी है। अब बीच में जाके खड़ी है, तो ये स्टैंडिंग क्या है भाई? वर्ब है। और वर्ब को कोई चीज बता रहा है। अब ये बताएं हम भाई, अगर कोई भी चीज वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को बताता है, तो किस तरीके से काम करता है? आप कहेंगे सर एडवर्ब की तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर ही क्या है भाई? एडवर्ब है। समझ में क्यों नहीं आया भाई? अब यहाँ देखिए ना, सी वॉज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना। कोई लड़की खड़ी है बीच में, तो भैया इन द मिडिल किसके लिए आया? किस चीज को बता रहा है? तो वो खड़ी है। खड़ी, खड़ी क्या है? एक वर्ब है। वर्ब के लिए जो बताएगा उसी को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम यही रखते हैं। प्रेपोजिशन की एक बेसिक सी क्लास जो थी, पहली क्लास, एकदम शानदार और जानदार तरीके से आज हम लोग यही रखते हैं। क्रैश कोर्स के बारे में जो पूरा फ्री होने वाला है, आपको जल्द ही उसका वीडियो मिल जाएगा, जिसमें सारी बातें बताए जाएंगे, जहां चैप्टर 1 से पढ़ाई जाएगी और टॉप लेवल तक पढ़ाई जाएगी। और आप 90 प्लस 95 96 का सपना अगर देख रहे हैं अगस्त से पढ़ के भी लाने का, तो सपना साकार करने के लिए हम लोग ला रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स 10 अगस्त से शाम 5 बजे से। अवश्य जुड़े हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ
आप लोग आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करें। ठीक है भाई, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही और हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।